स्वागत है आपके अपने चैनल ऋषि ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, जिसमें हमारा पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। उस चैप्टर को हम लोग पूरा यहाँ पर क्लियर करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप लोग अपना एग्जाम 2027 में देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए मेरा यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें से आप लोगों को बहुत ही एग्जाम में सवाल आते हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो डाले जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। पहले हम समझते हैं कि अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक इसमें क्या होता है। ठीक, पहले जो अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग पानी में चीनी डाल देते हैं तो हमारा एक तरफ से शरबत बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा एक अभिक्रिया हुआ। तो इस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है उसमें पदार्थ में परिवर्तन के फलस्वरूप ही हमारा कोई अभिक्रिया होता है। और इस परिवर्तन को हम लोग यहाँ पर दो भाग में बांटते हैं। पहला यहाँ पर हमारा परिवर्तन कौन सा है, जिससे हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ये हमारा पहला परिवर्तन है जिसे हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अब समझिए भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और वह उसी वस्तु को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे खींचा हुआ रबड़, जब हम किसी रबड़ को खींचते हैं तो जब तक उसको खींचे रहते हैं तब तक उसका आकार बदला रहता है, लेकिन जब उस रबड़ को हम लोग छोड़ देते हैं उसकी मूल अवस्था में वो आ जाता है। आप लोग समझ गए। ठीक है, जैसे एक प्रकार आप ये भी समझ सकते हैं कि जब कोई कागज होता है, कागज को हम पूरा मरोड़ चमोड़ देते हैं, उसको गोल बना देते हैं, फिर पुनः अगर उसको हम अगर फैलाएंगे, उसको चक्कर करेंगे तो पूरा हमारा पहले वाला रूप ले लेगा। तो वह परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और उस पदार्थ की मूल अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, उससे हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भौतिक परिवर्तन हमारा है, यहाँ पर आप लोग समझ लिए, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उससे हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक, जिसके मूल अवस्था में लाया जा सकता है। यहाँ पर जैसे में हमारा हो जाएगा पानी से बर्फ बनना। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो फ्रिज होता है, फ्रिज में हम पानी डालते हैं, पानी जो कि एक लिक्विड अवस्था में होती है, और उसे जब हम लोग फ्रिज करते हैं तो हमारा जम जाता है। लेकिन उसी पानी को, उसी बर्फ़ को अगर हम गर्म करेंगे तो वह पुनः हमारा पानी के रूप में आ जाएगा। ठीक, आप लोग यहाँ पर समझ लिए। अब दूसरा हमारा उदाहरण यहाँ पर है खींचा हुआ रबड़। जो मैंने अभी आपको बताया है कि किसी रबड़ का अगर हम लोग खींचते हैं तो अपनी वह पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। आप लोग इसे समझ चुके हैं। अब जलता हुआ लोहा, जब कोई लोहा होता है अगर हम लोग उसे आग में डालेंगे तो लोहा क्या होता है कि जब तक आग के अंदर रहेगा तो वह हमारा गर्म रहेगा। लोहा क्या होगा कि वह जब तक आग के अंदर रहेगा वह गर्म रहेगा, यानी उसके रूप में, उसके रंग में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम उस लोहा को अपने से बाहर निकालेंगे, यानी आग से बाहर निकालेंगे, तो हमारा अपनी मूल अवस्था में ही आ जाएगा। यानी लोहा जिस कलर का रहता है वह आग से निकलने के बाद उसी कलर में आ जाता है। आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया, आप लोग इसे भली भांति समझ चुके हैं। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत होगा तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब यह होता है कि जब हम कोई वस्तु को अभिक्रिया कराते हैं उसमें परिवर्तन होता है, इसके फलस्वरूप कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझिएगा। भात बनाने से पहले हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, भात बनाने से पहले हम उसमें चावल मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, और उन सब मिलाने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको नीचे से ताप देते हैं। यानी उसमें क्या होता है कि उसको आग पर सिझाते हैं। सिझाने के फलस्वरूप जो हमारा चावल और पानी होता है वह एक नया रूप ले लेता है, जिससे हम लोग भात बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिसमें हमारा नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जब आपके घर में दूध से दही बनता है तो दूध से दही बनना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब ये हुआ जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। हम लोगों ने पहले दूध जमाया था और वह दूध किसका रूप ले लिया, दही का रूप ले लिया। लेकिन आप लोग चाहिएगा कि फिर दही से दूध बना लें तो आपका संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, वह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक,
और एक होता है लोहे पर जंग लगना। अगर कोई लोहा है और उस पे जंग लग गया है, लोहा पर जब जंग लगता है तो वह एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ? क्योंकि जब लोहा पर जंग लगेगा और उस जंग को अगर आप लोग छुड़ाइएगा तो लोहा अपने वजन के अनुसार कम हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और इसे मूल अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया कि रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो अपनी मूल अवस्था में नहीं लाई जा सकती है। जैसे दूध से दही बनना और लकड़ी का जलना। जब लकड़ी जलता है तो उसमें निर्माण होता है कोयले का। जब लकड़ी जलता है तो निर्माण होता है कोयले का। लेकिन अगर आप लोग चाहिएगा कि उस लकड़ी के माध्यम से जो कोयला हमारा निकला है उस कोयले के अगर आप लोग लकड़ी बनाइएगा तो फिर नहीं बनेगा, क्योंकि वह अपनी मूल अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और इसलिए वह रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन का जैसे में यहाँ पर दिया गया है कि लोहा पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, और भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है, और चावल से भात बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। हम लोग पहले यहाँ पर पढ़ ले क्या परिवर्तन जो पदार्थों में होती है, और इसी रासायनिक परिवर्तन के फल स्वरूप हमारा क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया बनता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को अब हम लोग समझते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पदार्थ और पदार्थ में परिवर्तन को पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? देखिए रासायनिक अपक्रिया यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक नए तत्व या यौगिक यानी पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका आकार, रूप और गुण दूसरे जो पहले के यानी पदार्थ थे उनसे बहुत अलग होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं, जैसे किसी लोहा को हम लोग क्या करते हैं? पिघलाते हैं, ठीक। पिघलाने के बाद लोहा का आकार और रूप पूरा चेंज हो जाता है, और जिस प्रकार लोहा पिघल जाता है यानी वह पूरा द्रव अवस्था में हो जाता है, वह अपनी ठोस अवस्था को खो देता है, और वह क्या हमारा हुआ? एक अभिक्रिया हुआ, ठीक है। अब देखिए जो हमारा अभिक्रिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या हमारा है? ये कार्बन है, ठीक। कार्बन सी का हम लोग क्या यहाँ पर कार्बन बोलते हैं, कार्बन को हम लोग सी से यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक। यहाँ पर कार्बन हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। जब इसको हम दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग जलाते हैं तो हमारा निर्माण होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। आप लोग इस गैस से भली भांति परिचित होंगे। उसके अलावा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब मिलन होता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तब जाकर हमारा यहाँ पर जल का निर्माण होता है। जो जल का सूत्र है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जल का सूत्र हमारा क्या है? H2O। जल का सूत्र हमारा होता है H2O। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारा हो गया अभिक्रिया, इसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और नए पदार्थ का जो गुण होता है वह पहले वाले पदार्थ से बहुत ही अलग होता है। जैसे यहाँ पर जो हमारा है कार्बन, वह ऑक्सीजन के साथ में अगर हम जलाते हैं इसको तो ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है? अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक। अब इसी प्रकार जो हमारा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन को हम लोग मिलाएंगे तो हमारा जल का निर्माण होता है। आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ का निर्माण करना होता है तो हम लोग उसमें कुछ न कुछ पदार्थ मिलाते हैं। तो जिस पदार्थ को हम लोग मिलाते हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो शामिल होते हैं उससे हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं इसका शॉर्ट रूप लिखा हुआ है जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उससे हम लोग प्रतिफल के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों ने सबके मुंह से सुना होगा कि आप केवल कर्तव्य करिए, अपना यानी काम करिए, फल का चिंता मत करिए। तो जो फल होता है यानी जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर प्रतिफल बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से जो फल यानी बनता है, जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर प्रतिफल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग समझिए, जो हमारा क्या है कि जो इसमें शामिल हुआ है, क्या क्या हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें शामिल हुआ है हमारा कार्बन, और इसमें शामिल हुआ है हमारा ऑक्सीजन, और यह जो दोनों शामिल हुआ है इससे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? अभिकारक। लेकिन
इस अभिक्रिया के जो फल स्वरूप इस पदार्थ का निर्माण हुआ है, इससे हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अभिकारक और प्रतिफल आप लोगों ने समझ लिया। अब रासायनिक जब अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, हम समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या आता है, समीकरण आता है। यह समीकरण हमारा क्या होता है, आप लोग समझिए। समीकरण का मतलब ये हुआ कि किसी बड़े से बड़े चीज़ों को शॉर्ट तरीके में समझाना या लिखना, उसे हम लोग समीकरण बोलते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रतिफल और अभिकारक होते हैं, इनका संक्षिप्त रूप ही हमारा समीकरण कहा जाता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जिसका संक्षिप्त रूप क्या होता है यहाँ पर, कि अभिकारक होता है, और प्रतिफलों का संक्षिप्त रूप हमारा क्या होता है, समीकरण होता है। जैसे में यहाँ पर बुझा हुआ हमारा चूना है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा बुझा हुआ चूना है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, एक तत्व हो गया। इस दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे हम लोग बुझा हुआ यानी चूना के नाम से जानते हैं। आप लोग इसे ध्यान देंगे। जब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग मिलाते हैं तो निर्माण होता है किसका, यहाँ पर निर्माण होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो यह जो हमारा बड़ा हो गया, जैसे यहाँ पर समझिए आप लोग ये बात, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड न लिखकर इसका जो हम लोग शॉर्ट रूप लिखे हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, समीकरण। और यहाँ पर क्या हमारा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग हिंदी में, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इस प्रकार हम लिखते हैं हिंदी में, तो इस कार्बन को हम लोग यहाँ पर शॉर्ट तरीके में सी लिख दिए, इसको ही एक तरफ पर क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चूना का सूत्र क्या है, तो चूना का सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इसे कहते हैं, और ये हमारा चूना का सूत्र है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और इसको जो CaO है, इसे हम लोग बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। आप लोग इसे ध्यान देंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण है, यह रासायनिक अभिक्रिया हमारा कितने प्रकार के होती हैं, और रासायनिक जो हमारा समीकरण होता है, वह समीकरण कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, और पढ़े हैं कि समीकरण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो समीकरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा हमारा हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहले बारे में संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें समीकरण के दोनों तरफ, यानी बाएं और दाएं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है, उससे हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हमारा क्या है, क्लोरीन है, ठीक। हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है कितना है, 2 है, और क्लोरीन की परमाणु संख्या यहाँ पर क्या है, 2 है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन 1 है, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन भी 1 है। इससे हम लोगों को संतुलित करना है, क्योंकि यह भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। जब यहाँ पर हमें इसे संतुलित करना होगा तो इसके सामने हमें क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। जब इसके सामने हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, ठीक। और यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन भी हमारा 2 हो गया। जब किसी भी तत्व, यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सोडियम है, ठीक। सोडियम का हमारा क्या होता है, ऐसे होता है Na, ठीक। इसका परमाणु संख्या होता है 11। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि सोडियम की अगर हम लोग क्या इधर लिखते हैं, कोई परमाणु संख्या अगर इधर लिखते हैं, तो ये हमारा क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमारा गलत है। किसी अगर समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं तो उसको हम लोग उसके आगे लिखते हैं किसी नंबर को संतुलित करने के लिए। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हमारा है कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। लेकिन यहाँ पर क्या हमारा है कि हाइड्रोजन केवल 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। तो इसके सामने जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक, इसके सामने यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 को करने के चक्कर में क्या हुआ कि हमारा जो हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन हमारा 2 हो गया, और इधर में हमारा हाइड्रोजन क्या है, 1 ही है, मतलब 2 ही है। तो इसको हम लोग अब क्या करना है कि इधर 4 लिखना है। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर 2 लिखेंगे। अब 2 दूना का क्या होता है, 4 होता है, और इधर 2 दूना क्या होता है, 4 होता है। यानी हाइड्रोजन इधर 4 है और इधर भी हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो यह जो हमारा समीकरण है, यह समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। यह समीकरण हमारा कैसी है, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित है ये, ठीक। यह जो हमारा समीकरण है वह संतुलित है। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है,
असंतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें समीकरण के दोनों तरफ यानी अभिकारक और प्रतिफलों के बीच परमाणु संख्या असमान रहती है, यानी वह समान नहीं रहती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसे हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, इसमें देखिए आप लोग ध्यान से। यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है वह 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? 2 है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है केवल 2 है और इधर ऑक्सीजन क्या है? 1 ही है। इससे हम लोग को अब संतुलित करना है। इससे हम लोग क्या करना है? संतुलित करना है। तो यह जो हमारा है और इधर H2 है और इधर O2 है, लेकिन यहाँ पर H2O है और जो H2O होता है वो हमारा जल का सूत्र होता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, यह जो हमारा होता है यह जल का सूत्र होता है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह क्या है हमारा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है। सही बात, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? 2 है, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन क्या है? 1 है। तो जिस समीकरण में समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। और जब समीकरण हमारा होता है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि इनके कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं और इनके विशेषताओं में ठीक इस प्रकार से शामिल है। आप लोग इसे ध्यान से देखिए। जो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं होती हैं वहां पर मुख्यतः 5 प्रकार से होती हैं और इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वहां पर मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ। पहला हमारा क्या है? ध्वनि का उत्पन्न। दूसरा हमारा क्या है? रंग तथा रूप में परिवर्तन। और तीसरा क्या है? प्रकाश तथा ऊष्मा का निकलना, ताप में परिवर्तन। और चौथा हमारा है अवस्था में परिवर्तन। अब आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप लोगों के यहाँ पर खोपड़ी से बाहर निकल सकता है। ठीक, ध्वनि का उत्पन्न होना, जैसे आप लोगों ने दिवाली के शुभ अवसर पर पटाखे तो जलाए ही होंगे। दिवाली के जब शुभ अवसर पर आप लोग पटाखे जलाते हैं तो पटाखे से क्या निकलता है? ध्वनि निकलता है। यानी जब हम किसी बम को फोड़ते हैं तो बम को फोड़ने के दौरान जब उसे हम जलाते हैं तो वह एक आश्चर्यचकित आवाज उत्पन्न करती है। तो वह एक प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि ध्वनि का भी उत्पन्न होता है। ठीक, दूसरी हमारा क्या है? रंग तथा रूप में परिवर्तन। जब लोहा पर जंग लगता है तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। यानी लोहा जिस कलर का रहता है जंग लगने के पश्चात वह भूरा कलर का हो जाता है। आप लोग इसे ध्यान देंगे। ठीक, एक और उदाहरण से समझिए। जब लोहा को हम लोग क्या होता है कि आग में गर्म करते हैं, जब लोहा को आग में गर्म करेंगे तो लोहा को जब तक हम आग के अंदर रखेंगे तो वह आग के जब तक अंदर रहेगा, लोहा जब आग के अंदर रहता है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है। उसका जो रंग होता है वह रेड कलर का यानी लाल रंग का हो जाता है। तो वह एक प्रकार के क्या है? हमारा अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि रंग तथा उसके रूप में भी परिवर्तन होता है। तीसरा हमारे यहाँ पर है प्रकाश तथा ऊष्मा का जलना। जब हम लोग क्या होता है कि मोमबत्ती को जलाते हैं, जब क्या करते हैं हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती को जलाने के पश्चात क्या होता है कि जो प्रकाश निकलता है तथा उसके अंदर से ऊष्मा भी निकलती है। जैसे ठंडा के दिन में सभी लोग तो आग तपता है लकड़ी बार का। ठीक, जब लकड़ी को हम जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश भी निकलता है और लकड़ी की मतलब कि नज़दीक जब अपना हम हाथ ले जाएंगे तो हमको क्या होगा कि गर्मी महसूस होगी। तो उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह भी एक प्रकार का हुआ, आप लोग समझिएगा। ठीक, ताप में परिवर्तन, जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो उसके ताप में भी परिवर्तन होती है। ठीक, जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके ताप में भी परिवर्तन होती है। और अवस्था में परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जब हमारा क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो किसी किसी पदार्थ में उसकी अवस्था भी परिवर्तन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, जब पानी को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा? यह ऊष्मा बनकर आकाश में चला जाएगा, यानी ऊष्मा बनकर वह क्या हो जाएगा? बादल में मिल जाएगा। वह हमारा क्या है? वो अवस्था में परिवर्तन हो गया, क्योंकि जो हमारा द्रव था यानी जो पानी था वह द्रव अवस्था में था और उसे गर्म करने के बाद, गर्म करना भी हमारा एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। और गर्म करने के पश्चात जो हमारा पानी था वह सीधे किसके रूप में चला गया? गैस के रूप में ऊपर चला गया। दूसरे एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं यानी जब पानी को हम लोग क्या होते हैं? जमाते हैं, यानी उसको हम क्या करते हैं? फ्रिज में जमाते हैं। तो पानी जो कि क्या होता है कि लिक्विड अवस्था में होती है और पानी को जब हम लोग क्या होता है? जमाते हैं तो वह क्या होता है कि ठोस अवस्था में चली जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा हुआ वह अवस्था का परिवर्तन हुआ, अवस्था का क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। जो हमारा पानी था वह लिक्विड अवस्था में था और वह सॉलिड अवस्था में चला गया, यानी वह क्या हुआ कि ठोस अवस्था में चला गया। इस सारे चीजों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अगले हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं। के जस्ट पहले हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं एवं
रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण जो असंतुलित तथा संतुलित होते हैं उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया के जो कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्यतः 9 प्रकार होते हैं, जिसमें से आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे उसके 3 प्रकारों को। 3 प्रकारों में हमारा पहला आ जाएगा संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। और दूसरा में हमारा आ जाएगा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा में हमारा आ जाएगा वैद्युतिक अपघटन अभिक्रिया। पहले हम लोग समझेंगे कि अभिक्रिया क्या होती है। तो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जो निर्मित पदार्थ होता है उसका भिन्न और गुण हमारे पहले वाले पदार्थ से बहुत ही अलग होता है। संयोजन अभिक्रिया, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अब क्या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को जोड़ना। संयोजन का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। जैसे यहाँ से एक ईंट लाकर यहाँ से एक ईंट लाकर बहुत सारा ईंट मिलाकर एक हम लोग घर बना देते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा संयोजन क्या होता है कि किसी चीज को जोड़ाना संयोजन कहलाता है। तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संबंध बनाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेटों में बनता है। HCl क्या है हमारा यहाँ पर एक हो गया, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा कि HCl और प्लस क्या हो गया हमारा यहाँ पर NOOH जो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जो मिलकर बना गया है कि हमारा क्या, एक बन गया हमारा NaCl और दूसरा हमारा क्या बन गया H2A। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर एक अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसमें हमारा एक हो गया साधारण नमक, जिससे हम लोग NaCl कहते हैं। यह साधारण नमक का सूत्र है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा जो पदार्थ बनता है उसका नाम क्या है यहाँ पर है H2O। यह हमारा क्या है कि H2O जो हमारा जल है यह अलग एक पदार्थ बना हुआ है। इन दोनों को मिलने से तो संयोजन अभिक्रिया में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार इसे मैं फिर से दोहराता हूँ। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोजन यानी परस्पर संबंध बनाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे में यहाँ पर दिखाया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा एक अम्ल है, यह जब दोनों मिलता है तो NaCl यानी नमक और H2O जल का निर्माण होता है। दूसरा यहाँ पर हमारा क्या है, उदाहरण में समझिए। यहाँ पर हमारा क्या है कार्बन और प्लस क्या है ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन यानी जब मिलता है तब हमारा निर्माण होता है किसका, CO2, जो कि एक प्रकार की गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यहाँ पर जब दो पदार्थ मिलता है यानी एक मिलता है हमारा क्या कार्बन और दूसरा मिलता है हमारा ऑक्सीजन, जब यह कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा निर्माण होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब इसके शब्दों से ही मालूम चलता है कि वियोजन का मतलब क्या हो रहा है कि जुदाई हो रहा है, यानी किसी चीजों में वियोग हो रहा है। ठीक, और आजकल तो वियोग का बहुत अलग अलग ही अर्थ निकलता है। ठीक, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है इससे आप लोग समझिए। जब कोई पदार्थ बड़ा होता है और वह टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उससे हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक, एक क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे में कोई बना बनाया घर हम लोग फोड़ते हैं तो उसमें से क्या क्या निकल जाएगा, गट्टे निकल जाएगा, छड़ निकल जाएगा, बालू निकल जाएगा। ठीक, बालू जो कि एक उसका ठोस रूप हो सकता है, लेकिन वह सब अलग अलग प्रकार से निकल जाएगा। इसी प्रकार से वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ के टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, उससे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया का जो हम लोग नाम होता है उसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं। उसका अन्य नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया का नाम क्या है, दूसरा वियोजन अभिक्रिया। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग अपना क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक, अपघटन अभिक्रिया अब हम लोग इसका जैसे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक बड़ा सा तत्व है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक हमारा बड़ा सा तत्व है। ठीक, अब इसे हम लोग ताप के माध्यम से यानी आग के माध्यम से जब इसको हम गर्म करते हैं तो यह दो पदार्थों का निर्माण करता है, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, पहला हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो दो पदार्थों का निर्माण होता है। पहला पदार्थ में हमारा आता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा पदार्थ में हमारा आता है
क्या, CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक बड़ा पदार्थ था जो टूटकर दो अन्य पदार्थों में विभाजित हो गया, इसलिए इसे हम लोग वियोजन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। अब तीसरा हमारा यहाँ पर क्या है, वैद्युत अपघटन अपक्रिया। वैद्युत अपघटन अपक्रिया, ठीक। वैद्युत अपघटन अपक्रिया ऐसे ही मालूम चल रहा है कि इसमें विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता होगा। किसी बड़े पदार्थ को तोड़ने के लिए विद्युत पदार्थ का यहाँ पर जो हमारा है कि विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हमारा है, NaCl जो कि हमारा क्या है, साधारण नमक का एक सूत्र होता है। NaCl साधारण नमक का एक सूत्र होता है। तो NaCl जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं तो यह दो पदार्थों का निर्माण करता है। इसमें से सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो हमारा होता है वो अलग हो जाता है। तो वैद्युत अपघटन अपक्रिया एक प्रकार से वियोजन अपक्रिया का ही रूप होता है, जो उससे कुछ कुछ मिलता जुलता होता है। आप लोग इसे ध्यान में दे देंगे। मुझे उम्मीद लगा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, तब तक के लिए मैं इधर हूँ, ठीक। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। अब इससे हम लोग, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा इसमें मेहनत छिपा हुआ है। और अगले इसके टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट दिन में करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।